नमस्कार साथियों। मैं लखनऊ की सरजमी से के सरन एडवोकेट आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। मैंने पिछले हफ्ते एक एपिसोड दिया था और मैंने ये आपको बताया था कि लखनऊ के बारे में लखनऊ की सरजमी नाम से एक चैनल बनाकर मैं आपको और आने वाली पीढ़ी को उन सब तमाम चीज़ों को, बातों को लखनऊ के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको योगेश प्रवीण जी ने बहुत शोध करके, पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण, लखनऊ के मशहूर इतिहासविद और लखनऊ की शान और मेरे मार्गदर्शक योगेश जी ने जितना कुछ लखनऊ के बारे में लिखा और शोध किया और अपनी पुस्तकों में संकलित किया, उसका अध्ययन करके उसके आधार पर मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपको लखनऊ के बारे में वो तमाम बातें बताना चाहता हूँ जो आज तक शायद आपकी जानकारी में न हो, बहुत से लोगों की जानकारी में न हो। मैं लखनऊ के बारे में आपको कहाँ से शुरुआत करूं बताने की, ये सोचते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि लखनऊ का नाम पहले लक्ष्मणपुर और लखनावती होते हुए लखनऊ से फिर लखनऊ हुआ, तो उसका एक इतिहास है। लखनऊ मूल रूप से जब अयोध्या में राजा राम का राज्य था तो लखनऊ उसका पश्चिमी द्वार था उनके राज्य का, और जिसकी रखवाली लक्ष्मण जी के जिम्मे थी। और लक्ष्मण जी चूंकि शेषनाग का अवतार थे, इसलिए इस द्वार के पास एक शेष तीर्थ था। शेष तीर्थ में एक टीले नुमा जगह थी जिसके ऊपर एक मंदिर भी था और उसके पास कर्ण ऋषि का आश्रम था और वहाँ पर एक विशाल तीर्थ के रूप में, ये शेष तीर्थ के रूप में जाना जाता था, जिनमें बहुत से लोग उस समय आते थे और इसका बड़ा महत्व था। बहुत से तीर्थयात्री यहाँ पर आते थे, मेले लगते थे, बहुत धूम होती थी उस क्षेत्र की। और कालांतर में जब 1722 में जो लखनऊ का, पहले मैं आपको ये बता दूं कि लखनऊ के बारे में जो लखनऊ टीले की खुदाई के समय अवशेष मिले, जिसमें डॉक्टर सकरिया ने बताया है कि उसमें कुछ लाल, पीले और नीले चमकीले रंग के पत्थर भी मिले और कुछ और चीज़ें ऐसी मिली जिनसे ये पता लगा कि लखनऊ का वजूद कब से था, लखनऊ का इतिहास क्या था। और इसे बताने के लिए जो सामान निकला था उसमें से कुछ अवशेष अमृतलाल नागर जी के पास भी थे, जैसा योगेश जी ने अपनी किताब लखनऊ नामा में लिखा है कि ये अवशेष उन्होंने संभाल के भी रखे थे नागर जी ने। तो इस तरह से लखनऊ का सीधे लक्ष्मण जी से संबंध था और ये राम के समय का समय था। बाद में कालांतर में मैं आपको लेके आता हूँ सन 1722 के आसपास, जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर का शासन था, तो वहाँ से लखनऊ में की एक विकास और लखनऊ का एक नया स्वरूप, बदलता हुआ स्वरूप सामने आने लगा। 1590 में अकबर ने लखनऊ को 12 सूबे में बांटा था। उस अपने भारत को, अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था, जिसमें से एक सूबा अवध भी था। और अवध के सूबे को पहले उन्होंने 1722 के आसपास बहादुर शाह जफर ने, जो कि अकबर के समय से इसमें शेखों का राज था, जिन्होंने मच्छी भवन भी बनाया था लखनऊ लक्ष्मण टीले के पास, और उन्होंने वहाँ पर एक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, दबंगई कर ली थी एक तरीके से, जिसके कारण वो टैक्स भी नहीं देते थे मुगल शासक को। तो जिससे नाराज होकर उन्होंने एक व्यक्ति को, जो बहुत बहादुर और बहुत जाबाज सिपाही था,
बहादुर शाह जफर ने लखनऊ के लिए रवाना किया सेनाओं के साथ, और उसने लखनऊ को 3 तरफ से घेर लिया और लखनऊ पर जो शेखों की दबंगई थी, जो लखनऊ उनके कब्जे में था, उसको उन्होंने छीन लिया। और छीन करके जब वो काबिज हुए लखनऊ पर, तो फिर 1724 में उनको दिल्ली बुलाकर बहादुर शाह जफर के यहाँ उनकी ताजपोशी हुई और उनको अवध का शासन सौंपा गया और अवध का सूबेदार बनाया गया, और वो उनको बुरहान मुल्क का खिताब दिया गया। और सादत अली खां बुरहान मुल्क जो थे, वो पहले सूबेदार या नवाब बने, और उसके बाद लखनऊ में नवाबी शासन का सिलसिला शुरू हो गया। नवाबी शासन में बहुत से सुधार हुए। लंबी फहरिस्त है कि नवाब सादत खां बुरहान मुल्क जो थे, उनके आगरा के सूबेदार की लड़की से शादी हुई। उसके साथ खनीजा खानम नाम की एक दासी कहिए, बांदी कहिए, वो भी कनीज कहिए, वो साथ में आई थी, और वो इतनी खूबसूरत थी बला की, और इतनी खूबसूरत थी कि उस पर वो रीझ गए सादत अली साहब, और उन्होंने उसको अब एक तरीके से उससे मुता मैरिज कर ली। उससे उनको एक बेटी पैदा हुई, और उस बेटी का लालन पालन बिल्कुल नवाबी शासन से और राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह हुआ, कि बेटियों की तरह हुआ, और वो दिन पर दिन बढ़ती गई। और फिर बादशाह ने उसकी बुरहान मुल्क ने, सादत अली खान ने उसकी शादी अपने एक भांजे से कर दी, बहन के लड़के से, जो कि उसकी बहन का लड़का, जो कि एक साधारण था, उसको उन्होंने पहले वज़ीर बनाया, और तो वज़ीर बनाया क्योंकि उससे शादी करना चाहते थे। उसके बाद उन्होंने उसको शादी कर दी, जो सफदरजंग का खिताब उसे मिला बाद में, और वो उनके बाद उसने सल्तनत संभाली 1739 के करीब। तो 1739 से 1754 तक उसने शासन किया, और वो सफदरजंग जो था वो दिल्ली में ज़्यादा रहता था और यहाँ कम रहता था। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि फैज़ाबाद को लखनऊ फतेह करने के बाद सादत खां बुरहान मुल्क ने सरजू नदी के किनारे एक जगह में, एक शांत जगह में अपनी राजधानी बनाई थी, और बाद में उसका नाम फैज़ाबाद हुआ, अब अयोध्या कहा जाता है। तो वहाँ पर वो राजधानी रही, और उसके बाद जब सफदरजंग आए तो सफदरजंग की भी वही राजधानी रही, लेकिन वो दिल्ली में रहते रहे, और दिल्ली में उनके नाम से, सफदरजंग के ही नाम से हॉस्पिटल है, हवाई अड्डा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सफदरजंग का भी एक इतिहास है। सफदरजंग जब एक बार दिल्ली से लौट रहे थे अपनी बेगम के साथ, उनकी बेगम बहुत होशियार और बहुत चालाक थी, और सुल्तानपुर के पास उनकी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई और वो इंतकाल फरमा गए। तो उनकी बेगम जो थी, उन्होंने उनको इस तरीके से जाहिर नहीं होने दिया कि वो इंतकाल फरमा गए हैं, ताकि कहीं दूसरे लोग उन पर कब्जा न कर लें उनके अवध के सूबे पर। तो इसलिए उन्होंने उनकी मौत को छुपाए रखा, और उनको लेकर के वापस राजधानी फैज़ाबाद पहुंची, हाथी के औहदे बैठाकर, और अंदर जाकर उन्होंने जब सब देख लिया, संभाल लिया, और शुजाउद्दौला जो उनका बेटा था, शुजाउद्दौला को उन्होंने गद्दी नशीन करवा दिया। तब उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि सफदरजंग ख़त्म हो गए हैं। सफदरजंग के बाद शुजाउद्दौला, उनके बाद फिर अशफुद्दौला, और अशफुद्दौला के बाद आगे आने वाले नवाबों का एक लंबा सिलसिला है, जिसको मैं आप से सिलसिलेवार चर्चा करूंगा। और इस नवाबी पीरियड में, नवाबों के समय में लखनऊ का बहुत विकास हुआ। तो इस तरीके से अकबर के समय से, अकबर के जब सूबों में बांटा तो इतना विकास लखनऊ का नहीं था। लखनऊ जिसका जन्म लक्ष्मण जी के समय हुआ, वो
1590 में अवध का एक हिस्सा बना और उसके बाद फिर 1722 से उसमें सुधार शुरू हुआ, उसका बनना शुरू हुआ। और 1724 के करीब जब शहादत खां बुरहान मुल्क ने सत्ता संभाली अवध की, तो इसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। और फिर जब शुजा आसफुद्दौला हुए तो उन्होंने राजधानी को लखनऊ फैजाबाद से अपनी माँ से पटरी न खाने के कारण शिफ्ट कर लिया। और जब लखनऊ राजधानी आ गई तो 1785 से लेके और वही 1857 तक कहिए, जब तक कि वाजिद अली शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया, लखनऊ का उत्तरोत्तर विकास ही होता गया। बहुत सी इमारतें बनी, बहुत सारी इमारतें जो आज भी वजूद में हैं। कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनका वजूद आज भी है और बहुत आलीशान ढंग से खड़ी हैं, जिसमें SBI है जो आजकल तारों वाली कोठी, वो नसीरुद्दीन के नवाब नसीरुद्दीन के समय की बनवाई हुई है, जिनको कि जैसे एक दूरबीन शाला भी वेधशाला कहा जाता था, जहाँ से वो दूरबीनों से तारे और ये सब ग्रह देखने का उन्हें बड़ा शौक़ था। एक से खूबसूरत दूरबीनें उन्होंने लगवा रखी थी। तो इस तरीके से कोठी हयात बख्श है। और ये सारी कोठियाँ आशफुद्दौला के समय, उस समय मार्टिन जो था एक फ्रांसीसी सिपाही था जो बाद में जनरल बन गया था, और वो पांडुचेरी से पांडुचेरी में उसने रहते हुए वो फ्रांस के बजाय देखा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में अंग्रेजी सत्ता का ज़्यादा बोलबाला है और अंग्रेज ज़्यादा ताकतवर है, तो उसने अपनी फ्रांस की सेना को छोड़कर अंग्रेजी सेना में शामिल हो गया। और बाद में वो जब पांडिचेरी से लखनऊ आया तो लखनऊ में उसने अपना एक दबदबा बना लिया। उसने आशफुद्दौला साहब के समय में उनके दरबार में अपनी पैंट जमाई और उसके बाद उसने रंग जमाकर, और वो एक बहुत बड़ा दूरदर्शी था और उसने एक से एक फ्रांस आज में जो इमारतें देख रखी थी, उन सब के पैटर्न पर, उन सब के आधार पर उसने लखनऊ में काफ़ी धन कमाया और उनके आधार पर एक इमारतें बनानी शुरू कर दी। तो जब इमारतें उसने बनानी शुरू की तो आशफुद्दौला को बहुत पसंद आई कुछ इमारतें, और उन्होंने उससे इमारतें बनवाई। कोठी हयात बख्श मैं आपको आगे बताऊंगा। कोठी हयात बख्श जो गवर्नर हाउस है, कोठी फरहत बख्श जो जिसमें ये बादशाह, ये नवाब लोग रहते थे, कैसरबाग में था, छत्र मंजिल के बगल में, और जनरल कोठी के से मिली हुई, कोठी जनरल से मिली हुई। और ये सब जितना लखनऊ का कैसरबाग का हाई कोर्ट, पुराने हाई कोर्ट के आसपास का इलाका है, दर्शन विलास कोठी, और जितना भी जहाँ हाई कोर्ट बना वहाँ एक शानदार बाग था, गुलिस्तान इरम के नाम से उसने कोठी बनवाई थी नवाब नसीरुद्दीन ने। तो ये सब एक लंबा इतिहास है जिसको सिलसिले से बताने पर आपको लगेगा कि लखनऊ का कब, कैसे और किन परिस्थितियों में किसके हाथ से कितना विकास हुआ। और इसको सिलसिलेवार बताने के लिए लखनऊ की सरजमी से मैंने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसे आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। आज एक तो ये बताने के लिए कि मैं इस लखनऊ की सरजमी में आपको किन किन चीज़ों से रूबरू कराऊँगा। लखनऊ के बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, जो बाहर बसे हैं, विदेशों में पहुंच गए हैं, या अपने पढ़ाई और कंपटीशन के सिलसिले में पढ़ने के लिए बाहर चले गए, जो लोग बाहर नौकरी करके बस गए, वो सब अपने प्यारे लखनऊ के बारे में ही कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि लखनऊ में भी रहने वाले बहुत लोग अब जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं, गोमती नगर और इंदिरा नगर और बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ बन गई हैं, लखनऊ के चारों तरफ जितनी सड़कें जाती हैं सबके किनारे आबादियाँ हो गई हैं, मोहल्ले बस गए हैं, तो वहाँ रहने वाले पुराने लखनऊ के बारे में कुछ नहीं जानते। ज़्यादा से ज़्यादा
इमामबाड़ा, भूल भुलैया या एक आध जगह और नाम ले लीजिए तो वो बता सकते हैं, लेकिन शाह नजफ़ कहाँ है, कहाँ मामू भांजे की कब्र है, कहाँ मकबरे हैं, कहाँ पर कौन सी इमारत किस नवाब की बनवाई हुई है और उसकी क्या खासियत थी। तो ये सब चीज़ें आपको सिलसिलेवार बताने के लिए अब मैं जब आपके सामने फिर अपने को पेश करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कहाँ से किस तरीके से विकास हुआ, कितना विकास सादत अली खां के समय में था, कितना उसके बाद सफदर जंग के ज़माने में हुआ, फिर उसके बाद आने वाले नवाबों की पीढ़ियों ने कब कब नवाब वाजिद अली शाह के समय तक कितना विकास हुआ। मैं आपको ये सारी बातें और हर इसकी यहाँ की इमारतों के बारे में बताऊंगा ताकि आप बाहर दूर बैठे हों लखनऊ के बाहर तो भी इसे सुनकर समझ सकें कि हमारा लखनऊ कैसा है, लखनऊ में क्या क्या है। यही योगेश जी का सपना था। योगेश प्रवीण जी चाहते थे कि लखनऊ के बारे में लोग जाने, भविष्य के लोग जाने। एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा कि लखनऊ को सजे संवरे रूप में पेश करने के लिए, लखनऊ को हकीकत में लखनऊ हमारा कैसा है, क्या विशेषताएं हैं और क्या महत्व है इसका, ये बताने के लिए योगेश जी ने यूं चोट एक बार चोट पहुंची। वो गए थे हैदराबाद किसी नुमाइश को देखने, तो वहाँ दिखाया गया था कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाम पर कि एक दुबला पतला मरियल सा नवाब एक तितरों का पिंजरा लिए खड़ा है और एक तरफ चौसर बिछी हुई है शतरंज की, एक तरफ एक रक्कासा नाच रही है और उसका दुपट्टा पहने पकड़े एक नवाब खड़ा है। तो उन्होंने कहा लखनऊ की ये तस्वीर तो नहीं है, हमारा लखनऊ ऐसा नहीं है। लखनऊ में एक से एक शख्सियत हुई, एक से एक नवाब हुए, एक से एक इमारतें हैं लखनऊ की। और लखनऊ की शान ये जो कि 1857 की गदर में बेगम हजरत महल जैसी झांसी की रानी से जिनकी तुलना की जा सकती है, उन्होंने अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया और मोर्चा खोल दिया था और लखनऊ के लोगों को लेकर आलमबाग और चिन्हट और जगह जगह लखनऊ में मोर्चे बनाकर उन्होंने उनका सामना किया था। तो इन सब दास्तानों से आपको रूबरू कराने के लिए, आपको इनसे मिलाने के लिए मैंने लखनऊ की सरजमी का जो चैनल शुरू किया है उसमें आपसे मुलाकात होती रहेगी, बात होती रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हर सप्ताह मैं आपके सामने पेश हो सकूं और आपको एक सिलसिले से सादत अली खां बुरहान मुल्क के ज़माने से और नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने तक हुए लखनऊ के नवाबों के विकास और उसके बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान लखनऊ के विकास या तबाही जो भी हुई उसके बारे में, और उसके बाद फिर आपको 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद लखनऊ का जैसे जैसे विकास हुआ इसके बारे में और यहाँ की मशहूर इमारतों के बारे में आपको बता सकूं। इन सब के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं और चूँकि आज पहली तारीख है और सन 2023 का वर्ष आज से शुरू हो रहा है, मैं नए वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने लखनऊ को जानने के लिए योगेश प्रवीण जी के द्वारा किए गए शोध के आधार पर अपने प्यारे लखनऊ को जानने के लिए लखनऊ की सरजमी चैनल को देखना नहीं भूलेंगे, ज़रूर देखेंगे और इसे पसंद भी करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ताकि ये यूं ही चलता रहे और लोग इसे देखते रहें और मुझे भी आगे काम करने के लिए उत्साह मिले। इन बातों के साथ मैं आज अपना ये
एपिसोड समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।